नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी वाईसीटी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपके सामने लेकर आया हूं, जो अक्सर आने वाले परीक्षाओं में और जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। आप इस पर ध्यान देंगे। आज हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं? पीसीएस स्टैटिस्टिक जीके भारत एवं विश्व अप टू डेट, आज तक की डेट का आपको अपडेशन मिल रहा है, जहां पर भारत के विश्व धरोहर स्थल जितने भी हैं हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन यूनेस्को ने किसने को अपने लिस्ट में शामिल किया है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल, इस सूची में भारत के कुल 42 धरोहर स्थल शामिल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक जिसे कल्चरल कहते हैं, 7 प्राकृतिक जिसे नेचुरल कहते हैं, और 1 जिसे मिक्स्ड धरोहर की संज्ञा दी गई है, शामिल किए गए हैं। अब हम उस लिस्ट को 42 जो विषय वस्तु हैं जो सूची में धरोहर के शामिल किए गए, यूनेस्को ने शामिल किया है, उसमें सबसे पहले सांस्कृतिक लिस्ट के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आगरा का किला है पहला। आप जानते हैं आगरा का किला भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा में स्थित है, जिसको बादशाह शाहजहां ने इसको बनवाया था। देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर। आगरा में एक ऐसा स्थल है, प्लेस है, यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, उस जोन भी है, जहां पर ऐतिहासिक इमारतें मौजूद आज भी हैं। जैसे कि आगरा का किला आप देख रहे हैं, ताजमहल वहीं पर है जो शाहजहां ने बनवाया था। ये दोनों ही जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारत हैं, जो कला एवं स्थापत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण है, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इन धरोहर को 1983 में यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा, अजंता की गुफाएं। गुफा समझते हैं? कभी आपने गुफा देखा है? पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर गुफाएं देखने को मिलती हैं। सुरंग आपने सुना होगा, टनल, टनल का नाम सुना होगा। सुरंग यानी ऊपर से आवरण पहाड़ का है, नीचे जाने का रास्ता है, स्थल है। उस स्थान को केव, CAVE, उस स्थान को क्या कह सकते हैं? उस स्थान को केव की संज्ञा दे सकते हैं। CAVE, केव। इसी को टनल, TUNNEL, टनल, इसका मतलब होता है गुफा।
इसका मतलब होता है सुरंग। यह इस प्रकार का आकार का होता है, आप देख सकते हैं। यह मान लीजिए बहुत बड़ी पहाड़ी रेंज है, बहुत बड़ी पहाड़ी रेंज है, ये सब पहाड़ हैं। इसके बीच से एक रास्ता गया है, यह एरो बना रहे हैं आप देखिए, इसके बीच से रास्ता गया है जो पहाड़ के अंदर ले जा रहा है, माउंटेन के अंदर ले जा रहा है। कभी आप चित्रकूट गए होंगे, उत्तर प्रदेश, चित्रकूट ऐसा स्थान धाम है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं में स्थित है। वहां कामतगिरी पर्वत है और वहां गुफा है, और उस मंदाकिनी का तट है, और वहां पर गुफा बना हुआ है, और उस गुफा के अंदर जाने पर ऐसा मान्यता है कि वहां पर जो जल आ रहा है वह सरस्वती नदी का आ रहा है। ऐसी मान्यता है, हमारी पौराणिक मान्यता है। इस तरह से आप गुफाओं को, यानी पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाकर स्थल अंदर जो है बनाते हुए जो चला जाए, उसको गुफा की संज्ञा या केव की संज्ञा दी जाती है। अजंता जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह गुफा भी इसी प्रकार की गुफा बनी हुई है, और हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका खोज किया है। अब अगर हम बात करें, इसको 1983 में ही यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया है, अपनी सूची में शामिल किया है। 1983 में अजंता की गुफा को भी शामिल किया है, आगरा के किले को भी शामिल किया है, और तीसरा जो ताजमहल, मैं पहले बता चुका हूं कि ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, एक ऐसा इमारत है, क्या है, इमारत है, जो विश्व के धरोहरों में प्रमुख, विश्व के 7 आश्चर्यों में एक, जिसके संगमरमर की चमक आज भी बनी हुई है उसी प्रकार से, जबकि 16वीं शताब्दी में इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, अपनी बेगम मुमताज के याद में। तो ताजमहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगरा में स्थित है। बहुत सारे लोग, आप लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है। 1983 में इसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया है। तीसरा चीज, चौथे नंबर पे आते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, इसे कोणार्क का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणार्क का मंदिर। यह कहां स्थित है? ओडिशा में है। ओडिशा जानते हैं? ओडिशा किस कोस्टल एरिया में है? भारत के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है, पूर्वी घाट पर स्थित है। अब आप कहेंगे ये कोस्टल एरिया क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं। तो मान लीजिए यह जो है ये भारत का मैप है,
ये भारत का यह और यह जो क्षेत्र है इसे कोस्टल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं मैप में यह नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। डायरेक्शन, दिशा। इससे पश्चिमी ये जो देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है बीच में, ये सब इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट। इसे पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट। यहां पर आपका यहां पर आपका ओडिशा है। यानी कि कोई पूछे आपसे कि ओडिशा कहां पर है, तो आप कहेंगे भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब क्या है? वाटर है। ये अंडमान निकोबार समूह है। ये जो है बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल। और ये जो है अरेबियन सी है। अरेबियन सी है, जिसे अरब सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर। अरब सागर है। और नीचे इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ओशन के मतलब महासागर, हिंद महासागर है। तो आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यहां पर स्थित है, जिसको यूनेस्को ने 1984 में इसको अपने सूची में शामिल किया है। धरोहरों की सूची, विश्व के धरोहरों की सूची में इसको 1984 में यूनेस्को ने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम ये ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। इमारतों, बड़ी बहुत सारी इमारतें यहां पर हैं, स्मारक हैं, बने हुए हैं। और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित होने के कारण यहां पर क्या है? यहां पर भी जो है पुराने प्राचीन काल के समय के प्राचीन मंदिर निर्माण की कथा यहां देखने को मिलती है। महाबलीपुरम में भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो शैव धर्म से संबंधित है, जो द्राविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? देखिए, मंदिरों की दो शैली होती है। कितनी शैली होती है? मंदिर के निर्माण की दो शैली होती है। अब आप कहेंगे मंदिर निर्माण की दो शैली क्या है?
जो भारत के जो भारत के जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि भारत को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की शैली है उसको नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत की शैली को क्या कहते हैं? मंदिर निर्माण की शैली को, उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली को नागर शैली कहते हैं। नागर शैली। नागर शैली, इसकी विशेषताएं क्या हैं इसको बाद में, काफी लंबा विषय है, जानकारी के लिए आपको यहीं से बता रहे हैं। दक्षिण भारत की भारत के मंदिर निर्माण की शैली का नाम है द्राविड़ शैली। क्या नाम है? द्राविड़ शैली। यानी आप कह सकते हैं, आप बोर्ड पर देखिए, उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली द्राविड़ शैली है। यानी कि भारत में जो मंदिर कला स्थापत्य को स्थापित किया गया है इन दो शैलियों के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया है, जिसको उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा एक राज्य है। कहां पर है? वह पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर महाराष्ट्र के थोड़ा सा साइड में, लेफ्ट साइड में है और वहां पर चर्च का निर्माण किया गया है और कॉन्वेंट का भी वहां पर निर्माण किया गया है। जिसको 1986 में यूनेस्को ने अपने सूची में, विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल किया है। खजुराहो बहुत प्रसिद्ध है। अगला, खजुराहो स्मारकों का समूह। खजुराहो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, एमपी। खजुराहो के मंदिर में स्थापत्य का और शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। वहां ऐसे ऐसे मूर्तियों के नक्काशी के माध्यम से निर्माण किए गए हैं जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर की परिचायक हैं
और विश्व के अधिकतम टूरिस्ट पर्यटक अगर भारत की यात्रा पर आते हैं तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर को देखने को जरूर जाते हैं। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में 1986 में 1986 में शामिल किया है। अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी कहाँ है? कोई आपसे पूछे हम्पी कभी राजधानी भी हुआ करती थी। चोल चेल पांड का जो समय था साउथ में, आप साउथ इंडिया पढ़े होंगे। तो हम्पी एक ऐसा स्थान है जो कर्नाटक में है। वहां बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं। इन स्मारकों को विश्व धरोहर के रूप में 1986 में यूनेस्को ने शामिल किया है। अब आगे आते हैं फतेहपुर सीकरी। ये देखिए फतेहपुर सीकरी आगरा से राजस्थान के जब रूट पर आप जाएंगे तो बीच में फतेहपुर सीकरी पड़ता है। भारतीय इतिहास में फतेहपुर सीकरी का बड़ा महत्व है। खास करके अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी एडी। 1556 में वह गद्दी पर 14 वर्ष की अवस्था में आसीन होता है, बैरम खां के सानिध्य में और महामानगा के सानिध्य में। और 1605 में उसकी मृत्यु होती है। तब तक वह शासन करता है बादशाह के रूप में। यानी 50 वर्ष अकबर ने भारत के 18 राज्यों पर 15 जो है नॉर्थ प्लस 3 साउथ में, कुल मिलाकर 18 राज्यों में शासन किया है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी आगरा के से जयपुर जाते हुए रूट पर, राजस्थान की तरफ जाते हुए रूट पर बीच में फतेहपुर सीकरी पड़ता है। भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर बुलंद दरवाजा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बुलंद दरवाजा है। और साथ साथ यहां पर जो है राजा के रहने के लिए महल भी है। और इसके साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर शेख सलीम चिश्ती साहिब की दरगाह है। किसकी दरगाह? शेख सलीम चिश्ती साहिब की दरगाह है। इसलिए फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा के बगल में, आगरा से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर बहुत ही मनोरम स्थल है जहां बुलंद दरवाजा स्थित है। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा कहां है, तो आपका जवाब होना चाहिए फतेहपुर सीकरी में। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश होना चाहिए। इसको फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में 1986 में शामिल किया है। आगे बात करते हैं पट्टादकल में स्मारकों का समूह। यह जो स्मारक है पट्टादकल जगह जो है कर्नाटक राज्य में है, भारत के। कोई पूछे कहेंगे आप कर्नाटक राज्य में है। और इसको 1987 में यूनेस्को ने इसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं अभी हम कुछ समय पहले चर्चा किए थे। एलोरा की गुफाएं।
और अब एलिफेंटा की गुफाओं का नाम ले रहे हैं। एलोरा और एलिफेंटा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 1987 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, चोलकालीन यह मंदिर है जो तमिलनाडु स्टेट में, राज्य में स्थित है। इसको यूनेस्को ने 1987 और 2004 में इसको मान्यता प्रदान किया है। सांची में बौद्ध स्मारक, सांची में बौद्ध स्मारक का मतलब है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म में, जिस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था, राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में, जो वर्तमान में नेपाल में है। और आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, चीन, म्यांमार, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों में इसका स्वरूप देखने को मिलता है। इसके फॉलोअर्स देखने को, मानने वाले, अपनाने वाले धर्म को देखने को मिलते हैं। थाईलैंड, इन जगहों पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार किए गए हैं। श्रीलंका में आप जानते हैं अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री दोनों को जो है साथ में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। इसमें जो जब महान परिनिर्वाण होता था संतों का, बौद्ध भिक्षुओं का, तो उनके जो है मृत शरीर को दफना करके ऊपर महास्तूप गोलाकार कैसे बनाया जाता था? स्तूप आप देखिए, ऐसे बृहद गोलाकार ऐसे स्तूप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के स्तूप, सांची का महास्तूप, यह जो है बौद्ध स्मारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। और ही यह कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। इसको 1989 यानी 1989 में, कब? 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। हुमायूं का मकबरा, टॉम ऑफ हुमायूं, कहां पर स्थित है? मकबरा क्या है? जहां जो मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग की मृत शरीर को जहां दफना करके कोई स्मारक बना दिया जाता है, उसको मकबरा की संज्ञा दी जाती है। और यह दिल्ली में स्थित है। इसको भी विश्व धरोहर के रूप में 1993 में यूनेस्को ने शामिल किया है। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, कुतुब मीनार बहुत ही फेमस। दिल्ली डायनेस्टी को याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत को याद कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान होता है। महमूद गजनवी की दास्ता से मुक्त होने के बाद 1206 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है और उसका जो है शपथ समारोह लाहौर में, राजधानी कहां बनाता है? लाहौर में बनाता है। और बाद में 1210 ईस्वी में वह दिल्ली आता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार की शुरुआत, यहां दो चीजें हैं, यहां पर तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप इतिहास पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे कि कुतुब मीनार के प्रारंभिक जो कार्य थे, प्रारंभिक कुछ जो स्टेजेस थे, उसका डेवलपमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इसको पूर्ण कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था।
इसीलिए दिल्ली डायनेस्टी के रियल फाउंडर का अगर हम बात करें, वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो उसमें इल्तुतमिश का नाम आता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन का जो टेन्योर था, जो ड्यूरेशन था, जो पीरियड था, बहुत छोटा था। 1206 से 4 वर्ष का था। 4 वर्ष की जो है समय में कोई कितना काम कर लेगा, इसलिए इन्होंने कुछ विशेष करने का काम कर नहीं पाए, प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए, समय नहीं था। और कुतुब मीनार का नींव रखा, उसको कुछ आगे बढ़ाया, पूर्ण करने का काम इसको इल्तुतमिश ने किया, और इसको मान्यता यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में 1993 में दिया, 1993 में दिया। अगला भारत का पर्वतीय रेलवे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 1853 में पहली बार भारत में रेलवे की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। मुंबई से ठाणे पहली बार जो है, तब भाप इंजन कोयले के माध्यम से चलाए जाते थे, चला करके इसका प्रयोग भी किया था। लेकिन धीमे धीमे आवश्यकताओं को बढ़ते हुए देख करके भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी टनल का निर्माण करके, लंबे लंबे टनल का निर्माण करके, एक नहीं, इस समय अगर बात करें तो भारतीय रेलवे में जो है लगभग कई सौ टनल बनाए गए हैं, जो भारतीय पर्वतों को काट कर बनाए गए हैं, रास्ता बनाया गया है, जिससे कि सुलभता के साथ वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की सुविधा प्रदान की जा सके, आवागमन की सुविधा प्रदान किया जा सके। आवागमन में जो पहले बहुत घूम कर जाना पड़ता था, बहुत अधिक समय लगते थे, अब कम समय लगता है क्योंकि रास्ते बन गए हैं। यह कार्य पश्चिम बंगाल में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, वर्तमान में माय डियर उत्तराखंड में भी हो रहा है। अभी कुछ लगभग महीना नहीं हुआ, 20-25 दिन हुआ, जहां पर घटना हुई थी। 41 लेबर वहां पर जो है टनल को के निर्माण में दब गए थे, जिसको भारत सरकार ने बड़े ही कुशलता से और उत्कृष्ट तकनीकी का प्रयोग करते हुए उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसको मान्यता क्रमशः 1999, 2005 और 2008 में यूनेस्को ने प्रदान की। जो सांस्कृतिक धरोहर है, स्थल है, वह बोध गया है। बोध गया बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बोध गया में ही पीपल के वृक्ष के, बरगद के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनको बोध का, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान मतलब बोध ही। और जो स्थल है वह गया था। गया एक जिला है, बिहार में है, और इसको यहां पर महात्मा बुद्ध को बरगद के वृक्ष के नीचे पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसको महाबोध, यहां पर एक मंदिर बनाया गया है जिसको महाबोधि परिसर की संज्ञा दी गई है। बड़ा ही दिव्य और भव्य मंदिर है। आप लोग गूगल पर सर्च करके देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना सुंदर वह स्थान रमणीक बना दिया गया है। पर्यटकों के लिए भी, देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, विजिटर्स के लिए भी और भारतीयों के लिए भी यह स्थान बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही रमणीक है। और यहाँ पर काफी मात्रा में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ का इस छवि को देखते हैं। यह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसको मान्यता यूनेस्को ने 2002 में प्रदान की थी। अगला है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वह भीमबेटका के रॉक शेल्टर है। भीमबेटका
कि रॉक शेल्टर ये मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसको धरोहर में शामिल किया गया था। रॉक शेल्टर, रॉक मानी चट्टान, शेल्टर में चट्टान से बना हुआ रूफ, एक छत, शेल्टर आवास, चट्टानों द्वारा निर्मित आवास, जिसको रॉक शेल्टर की संज्ञा दी जाती है। यह मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है, वहां पर स्थित है। यह एक बहुत ही सुंदर इसका स्थापत्य का उदाहरण है और शिल्प का भी उदाहरण है। 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में, इसको सांस्कृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह जो है महाराष्ट्र, जो मुंबई है, वहां के रेलवे स्टेशन का नाम भी इस नाम से जो है देखने को मिलता है। और यह बहुत ही सुंदर विशेष कलाकृतियों से निर्मित उच्चतम शैली का उदाहरण है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2004 में इसको मान्यता प्रदान किया है। इसका पूर्व में जो नाम था विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक धरोहरों के क्रम में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, यह स्थान गुजरात में है और बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां पर आर्कियोलॉजी से संबंधित, पुरातत्व विज्ञान से संबंधित इतने सुंदर खोजें हुई हैं, वह स्थल है। इस कारण यह प्रसिद्ध है। जो चंपानेर पावागढ़ गुजरात में है, इसको मान्यता यूनेस्को ने सांस्कृतिक विश्व के धरोहर के रूप में 2004 में दिया है। आगे बढ़ते लाल किला परिसर है। लाल किला परिसर, एक लाल किला तो आगरा में है और एक लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली का लाल किला पुरानी दिल्ली में है और बहुत ही बेहतर है, जहां के प्राचीर से प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में हो, उस प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इस दिन स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त के दिन लाल किला की प्राचीर से ही अपने राष्ट्र के नाम संदेश और वहां पर पहुंच करके फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए वहां स्पीच भी देते हैं और भारतीयों के, भारत के विकास, भारत के सामर्थ्य, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वह वैदेशिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कैसा भी स्वरूप क्यों न हो, उसके विकास की गाथा गाते हैं। इसको यूनेस्को ने विश्व के धरोहर के रूप में 2007 में मान्यता प्रदान किया है। सांस्कृतिक धरोहर के अगले क्रम में आगे बढ़ते हुए जंतर मंतर का नाम आता है। बड़ा ही फेमस है जंतर मंतर, जयपुर वाला भैया। यह राजस्थान, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, राजधानी है। और यह बहुत, जंतर मंतर पर तो बहुत सारे विजिटर्स
बहुत सारे जो है कह सकते हैं ट्रेवलर्स, बहुत सारे पर्यटक जिसे बोलते हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर इसका आनंद उठाते हैं। इस इस जो है जगह को विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने 2010 में इसको शामिल किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के पहाड़ी किले की बात करें। आप जानते हैं कि राजस्थान में माउंटेनियस रेंज बहुत है। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग अपने घरों में प्रीसियस स्टोन मांगे मांगे पत्थर लगवाते हैं, यह राजस्थान की इन्हीं पहाड़ियों से आते हैं। राजस्थान में एक जगह मकराना है, वहां का जो पत्थर है, खासकर वहां का जो व्हाइट मार्बल है, वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहां पर किले बने हुए हैं, राजाओं के किले बने हुए हैं राजस्थान में। मेवाड़ का किला है, जैसलमेर के पास किला है, और साथ में राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण जगह है जो भारत का रेगिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? जहां वर्षा बहुत कम होती है, जहां वृक्ष पेड़ पक्षी पौधे बहुत कम होते हैं तो कटीले होते हैं, प्रोटेक्शन नहीं होता है, जल की मात्रा ना के बराबर होती है। ऐसा स्थान रेगिस्तान या डेजर्ट की संज्ञा को प्राप्त करता है। भारत के राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इस डेजर्ट का नाम थार है। क्या नाम है? थार डेजर्ट है। इसको जो है यूनेस्को ने 2013 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। रानी का वाव या रानी की बावड़ी, पाटन, यह जो है गुजरात में है। 2014 में इसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। बावड़ी जानते हो? छोटे छोटे घर, गरीबों के लिए घर, ऐसे स्थल को बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ी। गुजराती भाषा में नाम है इसका। क्या नाम है? बावड़ी। इसको भी यूनेस्को ने 2014 में इसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आगे बढ़ते नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल की बात करें। नालंदा शब्द सुनते हुए आपको एक बात याद आई होगी कि नालंदा और तक्षशिला तो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और नालंदा बिहार में है। नालंदा और तक्षशिला ऐसा प्लेस है जहां पर कौटिल्य चाणक्य जैसे महा विद्वान, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, महान हस्तियां इस विश्वविद्यालय से पढ़ी थी। नालंदा में भी वह आकर के काम किए थे। वह महाविहार भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहां पर? बिहार राज्य में है, जिसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2016 में मान्यता प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत का, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, वह है ले कॉर्बूसियर का स्थापत्य कार्य। ये चंडीगढ़ में है और 2016 में इसको मान्यता मिली है। अब देखिए, चंडीगढ़ एक ऐसा प्लेस है जो कैपिटल भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। अब आप कहेंगे किसका कैपिटल है और कौन सा यूनियन टेरिटरी? भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में? आपको पता होगा भारत में वर्तमान समय में करंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य स्थित है।
कितने राज्य स्थित है भारत में? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें चंडीगढ़ भी एक है। चंडीगढ़ भी एक है, उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है। वो हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ है ही। हरियाणा स्टेट का कैपिटल है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का चंडीगढ़ कैपिटल है। सो दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्थल की बात करेंगे। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद बहुत ही बेहतरीन सिटी है, गुजरात की राजधानी है, इसे गांधीनगर भी कहते हैं। और यहां पर एक ऐसा स्टैचू बना है हमारे प्रथम होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट उच्चतम कोटि का सबसे ऊंची यहां पर इनकी स्टैचू है। और इसके साथ साथ यह गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद शहर है, जिसको मान्यता जो है 2017 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में दिया है। सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए मुंबई के विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्लेस है, जो मुंबई में स्थित है शहर में। इसको मान्यता 2018 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दिया है। अगला जयपुर शहर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है गुलाबी शहर किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? हु इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान राज्य की राजधानी है। और इस शहर को धरोहर के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2019 में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। आगे बढ़ते हुए काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर की बात करते हैं। यह ऐसा मंदिर है जो है रुद्र भगवान का है, शिव के स्वरूप रुद्र हैं, उनका मंदिर है। द्राविड़ शैली में बना है। कोई पूछे किस शैली में बना है? दक्षिण का मंदिर है, द्राविड़ शैली में बनाया गया है। बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। आप नेट पर सर्च करके देखिएगा इसका दृश्य, बहुत ही मनोरम और बहुत ही अद्भुत मंदिर स्थापत्य का यहाँ पर उदाहरण देखने को, कला स्थापत्य का उदाहरण देखने को मिलता है। और यह कहाँ है? तेलंगाना में है हो, तेलंगाना। और 2021 में इसको मान्यता दिया है। इसको 2021 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा सिटी है, ऐसा नगर है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से अलग है। क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में नगर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन धौलावीरा को पहली बार 3 भागों में वितरित किया गया। यह हड़प्पा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। आप जैसा कि जानते हैं, सिंध और लाड़काना जिले जो पाकिस्तान में हैं, जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, सिंधु और रावी के तट पर हैं। किस तट पर हैं? सिंधु और रावी के तट पर हैं। लेकिन जो धौलावीरा है, धौलावीरा जो शहर है, नगर है, वह गुजरात के कच्छ के रण में है। कहां पर है? गुजरात के कच्छ के रण में है। और उससे
राइट साइड में ही लोथल है, लोथल का गोदीवाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया या विदेशी व्यापार के लिए। वहां से जो है उस रास्ते से अरेबियन सी होते हुए विदेशों में व्यापार के मार्ग खुले थे, लोग व्यापार करते थे। इसलिए धोलावीरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत की आज तक के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहें तो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जा सकती है। यह गुजरात राज्य में है, जिसको यूनेस्को ने 2021 में मान्यता प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक धरोहर में शांति निकेतन की बात करते हैं। शांति निकेतन बहुत ही फेमस प्लेस है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपने। यह पश्चिम बंगाल में है भैया, पश्चिम बंगाल राज्य में है और 2023 में इसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की, जनगण मन की रचना की, किसकी रचना की? जनगण मन की। वास्तव में राष्ट्रगान पहले मूल रूप प्रति जो है वह बंगाली भाषा में है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को हिंदी में कन्वर्ट करके, इसको हिंदी भाषा में करके 26 जनवरी 1950 को इसको जो है गणतंत्र दिवस के दिन इसको पहली बार गाने का पूर्ण अभ्यास किया गया था। अगला है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल एक साम्राज्य है, एक राजवंश है, दक्षिण भारत में है और उन लोगों ने मंदिरों का निर्माण करवाया है, कई मंदिरों का, इसलिए मंदिर का समूह नाम दिया गया। कर्नाटक राज्य में है। 2023 में इसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको मान्यता प्रदान की है। तो भारत के कुल 42 धरोहर स्थलों में, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल बताए गए हैं, जिसको मान्यता दिया है यूनेस्को ने, उसकी चर्चा हमने आपके सामने की है। आगे बढ़ते हैं। 7 प्राकृतिक धरोहर है। 7 क्या है? प्राकृतिक धरोहर है, जो भारत में ही है, जिसको यूनेस्को ने विभिन्न वर्षों में इसको धरोहर की, प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। जिसमें पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही फेमस उद्यान है। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट पड़ता है, जो 7 सिस्टर स्टेट है, उन्हीं में एक स्टेट का, 7 सिस्टर में एक स्टेट है असम। असम में यह जो है स्थित है, एक वन्य अरण्य क्षेत्र है। क्या है? अरण्य क्षेत्र है, जंगल है। और यहाँ पर एक जो है काफी बड़े एरिया में उद्यान बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी वहां पर निवास करते हैं, जो टाइगर को भी वहां पर देखने को मिलता है। इसकी मान्यता 1985 में यूनेस्को ने प्रदान की थी विश्व धरोहर, प्राकृतिक धरोहर के रूप में, क्योंकि जो उद्यान का स्वरूप है, आकार है, इसमें कोई आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं है, जो कुछ भी है नेचर का दिया हुआ है, इसीलिए प्राकृतिक इसका नाम नेचुरल पड़ा है। दूसरा, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी असम में है, यह भी प्रकृति प्रदत्त है और इसको मान्यता 1985 में यूनेस्को ने प्रदान की है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही, अब कहेंगे केवला देव क्यों कहा जाता है? आगरा से जब आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी होते हुए, मेहदीपुर बालाजी होते हुए लगभग 200 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं आगरा से, तो केवला देवी का स्थान है।
किसका स्थान है? केवला देवी का स्थान है। बहुत ही, ये एक धाम है। क्या है? एक धाम है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम है, ऐसे ही केवला देव धाम है। वहां पर बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शन हेतु जाते हैं अपनी मुरादों को लेकर के। बड़ा ही रमणीक स्थल है। आप साइट पर, नेट पर देख करके सर्च कर देखिएगा कितना दिव्य और भव्य बना हुआ है। इसको, यह राजस्थान राज्य में है। 1985 में इसको प्राकृतिक धरोहर के रूप में इसको मान्यता प्रदान किया है यूनेस्को ने। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह पश्चिम बंगाल में है और 1987 में इसको मान्यता मिली है। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा का भी नाम सुने होंगे। पश्चिम बंगाल कहाँ है? ईस्ट में है। कहां पर है? ईस्ट में है। कौन सा वहां पर कौन सा समुद्र है? बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल है। उड़ीसा के राइट साइड में है पश्चिम बंगाल। उससे आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में हुआ था। पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदू बाहुल्य है इसलिए हिंदुस्तान में रह गया, और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य था वो जो है पाकिस्तान में चला गया। और 1971 में के वार में के बाद मिसेज श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उनके सहयोग से यह एक नए राष्ट्र की संज्ञा को प्राप्त कर सका जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। पूर्वी बंगाल ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह देश हमारे पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए, हमारी माता गंगा यहाँ जो पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती हैं, तो ये जो है बांग्लादेश में होते हुए तब जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और आपको यह भी जानकारी बता दें कि जो माँ गंगा भारत में माता गंगा के नाम से जानी जाती हैं, वह जब बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तो उनका नाम परिवर्तित हो जाता है। उनका नाम पद्मा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अनेक परीक्षाओं में कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो वहां पर आपका जवाब क्या होगा? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है माता गंगा। ये उनका इतिहास है। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में है और बहुत ही अच्छा जगह है, राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भी बहुत विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं और देखने योग्य जगह है। अगला, अगर हम प्राकृतिक धरोहर की बात करें, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी एक जो है माउंटेन है पर स्थित है। दो देवियां हैं वहां पर, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, हरिद्वार में है। कहां पर? हरिद्वार से सटी हुई है। एक नंदा देवी है और एक जो है मनसा देवी है। क्या नाम है? मनसा देवी। दोनों ही बहुत ख्याति प्राप्त जो है स्थल है, धाम है, जिसको आप उत्तराखंड में प्राप्त करते हैं। इसको क्रमशः यूनेस्को ने प्राकृतिक धरोहर के रूप में 1988 और 2005 में मान्यता प्रदान किया है। आगे अगर हम प्राकृतिक धरोहर की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, जो अभी हम दिखाए थे आपको पश्चिमी घाट, अभी आपको कोस्टल एरिया फिगर के माध्यम से दिखाए थे, वही पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। उस पश्चिमी घाट पर विभिन्न राज्य स्थित हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है। इन सभी को मान्यता 2012 ईस्वी में प्राकृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने प्रदान किया है। और सातवां जो प्राकृतिक धरोहर है वह ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। इसको भी 2014 में यूनेस्को ने विश्व के प्राकृतिक धरोहरों के रूप में भारत में जो स्थित है मान्यता प्रदान किया है। अब आइए, प्राकृतिक के बाद हम बात करते हैं
मिश्रित उद्यान क्षेत्र की, मिश्रित धरोहर की बात करते हैं। और मिश्रित धरोहर में एक नाम आता है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सिक्किम में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम में जो कंचनजंगा को माउंट केटू भी कहा जाता है, विश्व की दूसरे नंबर की उच्चतम चोटी है, सिक्किम में स्थित है। और विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट ऊंची, सबसे हाईएस्ट जो पीक है, चोटी है, वह है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, चाइना उस पर कॉन्फ्लिक्ट करता है, नहीं ये तिब्बत के बॉर्डर में, लेकिन एक्चुअल में उसका जो लोकेशन है वो नेपाल में। अगर क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए तो आपका जवाब तिब्बत ना होकर के नेपाल होना चाहिए। द नेपाल इज द करेक्ट आंसर। द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड, ओके, वहां पर स्थित है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं।